सोचो अगर एक बैट्समैन अपनी टेस्ट करियर में 3800 से ज्यादा रन्स बना दे, 5 टेस्ट सेंचुरीज ठोक दे और शिखर धवन और केएल राहुल से ज्यादा टेस्ट रन्स अपने नाम लिखवा ले, तो क्या आप उसे लेजेंड कहोगे? बिल्कुल। अच्छा, और अगर एक बॉलर अपने करियर में 600 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स ले ले और हरभजन सिंह और जहीर खान जैसे दिग्गजों के नंबर्स को भी पीछे छोड़ दे, तो क्या आप उसे लेजेंड कहोगे? बिल्कुल कहोगे। ये दो प्लेयर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये दो प्लेयर्स कोई अलग अलग प्लेयर्स नहीं हैं, बल्कि ये सभी कारनामे एक ही प्लेयर ने करे हुए हैं, जिनका नाम है रविंद्र जडेजा। एक ऐसा नाम जिनके पास है मेहनत, कंसिस्टेंसी और ऐसी वर्सेटैलिटी जो मॉडर्न डे क्रिकेट में किसी और के पास नहीं दिखती। 2009 में डेब्यू किया था और तब से लेकर आज तक, चाहे वो लॉर्ड्स की पिच हो या फिर राजकोट की, जडेजा ने हमेशा टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग और बॉलिंग में तो बिल्कुल आला है, लेकिन फील्डिंग में तो इनके ऐसे चर्चे हैं कि अगर आप डायरेक्ट हिट के बारे में सोचोगे तो दिमाग में सबसे पहले जडेजा का नाम ही आएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर जडेजा एक मैच में भी परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनके हेटर्स कहते हैं कि जडेजा ओवररेटेड हैं और अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको जडेजा के करियर की कुछ ऐसी मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे हमें पता चलेगा कि ओवर द ईयर्स रविंद्र जडेजा कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। तो साल था 2008 जब जडेजा ने अपना नाम पहली बार सबके सामने रखा। मौका था 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जब इंडिया की अंडर 19 टीम के कैप्टन तो थे विराट कोहली और वाइस कैप्टन थे खुद रविंद्र जडेजा। और जब इस टीम में रहते हुए जडेजा ने अच्छा परफॉर्म करा और इसी टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, तो उसी परफॉर्मेंस के दम पर 2008 के आईपीएल सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने जडेजा को अपनी टीम के लिए खरीद लिया। और राजस्थान रॉयल्स में भी जडेजा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जब जडेजा राजस्थान रॉयल्स की टीम में आए तब टीम के कैप्टन थे द लेजेंडरी शेन वॉर्न। और जब शेन वॉर्न की नजर पड़ी थी रविंद्र जडेजा पर, तो उन्होंने पहली नजर में ही जडेजा को द रॉक स्टार नाम दे दिया था। इस आईपीएल से तो उनका नाम क्रिकेट वर्ल्ड कप में फैलने लगा ही था, लेकिन जब इसके बाद रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ तो इस टूर्नामेंट में तो जडेजा ने बैट और बॉल से बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी, जहां उन्होंने बैट से कुछ 769 रन्स बनाए थे और बॉल से 42 विकेट्स ली थी। और जब 2008 में ही उनके करियर में इतना कुछ हो गया था तो ये सब काफ़ी था उनको इंडिया टीम की सिलेक्शन की कंटेंशन लिस्ट में लाने के लिए। 8 फरवरी 2009 ये वो दिन है जब जडेजा श्रीलंका के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू करने वाले थे और अपनी डेब्यू ओडीआई मैच में ही उनका पोटेंशियल सबके सामने आने वाला था। इंडियन टीम 321 रन का टारगेट चेज कर रही थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि 138 रन तक पहुंचते ही इंडिया की 6 विकेट्स गिर गई। और ऐसी सिचुएशन में जब जडेजा बैटिंग करने आए तो उन्होंने बड़े ही काम और कंपोज तरीके से बैटिंग करी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनका डेब्यू मैच है, और अपने डेब्यू ओडीआई मैच में ही उन्होंने एक बड़ी ही शानदार 60 रन की पारी खेल दी। अब हाँ, इंडिया को वो ये मैच तो नहीं जिता पाए, लेकिन उन्होंने अपने ओडीआई करियर की एक आइकॉनिक शुरुआत कर दी थी। फिर 2010 से 2012 तक का जो पीरियड था वो जडेजा के लिए सबसे ज्यादा टेस्टिंग था। ओडीआई डेब्यू के जल्द बाद ही उन्होंने अपने करियर में पोटेंशियल तो काफी दिखाया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस के बीच में कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन फिर जब 2012 के पीरियड में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन किया और एमएस धोनी की कैप्टनसी में खेलने लगे, तो उनकी परफॉर्मेंस वापस एक अच्छे लेवल पर दिखने लगी। लेकिन इस दौरान भी उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दब गई थी और वो सिर्फ एक बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ही यूज किए जा रहे थे। और उनका 2012 का टेस्ट डेब्यू भी देखा जाए तो वो भी बड़ा एवरेज सा ही था, और अब तो उनकी कैपेबिलिटीज पर भी लोग सवाल उठाने लगे थे। लेकिन इस पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस के बाद आता है साल 2013, जो जडेजा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि इस साल उन्होंने ना केवल अपनी बॉलिंग से सबको इंप्रेस किया, बल्कि अपनी ऑलराउंड स्किल से दिखा दिया कि वो एक अलग लेवल के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4-0 से टेस्ट सीरीज जीतने में जडेजा का एक बड़ा रोल था। उन्होंने सीरीज में 24 विकेट्स लिए और फाइनल टेस्ट मैच में एक 5 विकेट हॉल लेकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम करा। और इसके बाद जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आई तो उसने तो जडेजा को एक ग्लोबल स्टार बना दिया, जहां जडेजा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में उन्होंने नॉट आउट 33 रन्स बनाए और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ली। इस परफॉर्मेंस से जडेजा ने अपने अब तक के जितने भी क्रिटिक्स थे उन सब के मुंह बंद कर दिए थे। इसीलिए जब अगस्त 2013 में आईसीसी ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में जडेजा नंबर 1 बॉलर बने तो कोई भी शॉक्ड नहीं था। और ओडीआई बॉलर रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन पे आने वाले वो अनिल कुंबले के बाद दूसरे इंडियन बॉलर थे, और इसीलिए ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन था। टेस्ट क्रिकेट में भी जडेजा का असल जादू दिखने लगा, जहां अब तक तो वो सिर्फ एक बॉलर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन 2016-2017 के आसपास आते आते उन्होंने बैटिंग से भी सबको इंप्रेस करना शुरू कर दिया।
इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में मोहाली टेस्ट में एक ऐसा मोमेंट आया था जब जडेजा 6 पोजीशन पर बैटिंग करने आए थे और वहां से उन्होंने एक 90 रन की पारी खेली थी जिसने इंडियन टीम को उस मैच में एक बड़ी प्रेशर वाली सिचुएशन से बाहर निकाला था। इसके बाद चेन्नई टेस्ट में नंबर 7 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए जडेजा ने 51 रन बनाए थे और इन मैचेस में जडेजा एक टेल एंडर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे बैट्समैन की तरह बैटिंग कर रहे थे जो क्रूशियल मोमेंट्स पर आकर टीम के लिए सॉलिड रन बना सकता है और बड़ी क्रूशियल वाले रन बना सकता है। टीम मैनेजमेंट, विराट कोहली और कोचेस ने कहीं ना कहीं ये देखा कि जडेजा तो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के दिनों में भी बहुत तगड़ी बैटिंग करते थे। इनफैक्ट उनके नाम पर डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरीज भी हैं। तो क्यों ना उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर प्रमोट किया जाए जहां पे उन्हें बैटिंग करने का और टाइम मिल सके और वो और सॉलिड रन्स बना सकें। और इसी सोच के साथ जडेजा को बैटिंग रोल्स में भी पुश किया जाने लगा। बस यहीं से जडेजा का टेस्ट करियर एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाता चला गया। फिर इसी का रिजल्ट दिखा 2017 में जब जडेजा आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन पर थे। 284 विकेट्स और 2200 प्लस रन्स के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वो एक अलग ही लेवल के रिलायबल ऑलराउंडर हैं। एंड इस टाइम पर उनकी फील्डिंग भी बिल्कुल क्रेजी थी जहां वो अपनी डायरेक्ट हिट्स और बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसे कैचेस के लिए जाने जाते थे। और इन सबसे भी ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने पर्सनली सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया जडेजा के करियर में वो थी उनकी अडेप्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जडेजा के पूरे इंटरनेशनल करियर में उनका पीक ईयर कौन सा था जब उनकी परफॉर्मेंस बाकी सालों से बहुत एक्सेप्शनली ज़्यादा रही हो, तो आप शायद वो पीक ईयर पिक ही ना कर पाओ, क्योंकि उनके पूरे करियर में ही ऐसे कई साल रहे हैं जब उन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी हैं और कहीं ना कहीं उनका जो पीक है उनके करियर का वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी भला कोई कैसे ही भूल सकता है। उस मैच को इंडिया हार जरूर गई थी, लेकिन जिस तरह की लड़ाई जडेजा ने उस मैच में लड़ी थी उसने हम सबको दिखाया था कि जब सारी होप भी खो जाए तब भी अगर फील्ड पे जडेजा हो तब शायद कहीं ना कहीं जीत की होप बाकी रहती है। नंबर 8 पर आकर 77 रन्स की अनफॉरगेटेबल नॉक, धोनी के साथ पार्टनरशिप, हेनरी निकोल्स की विकेट, रॉस टेलर का वो रन आउट और एक डाइविंग कैच। इंडियन टीम में ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस थोड़ी डिप करती है या फिर कोई प्लेयर सीनियरिटी के हिसाब से टीम में बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो उसकी रिप्लेसमेंट्स काफ़ी ढूंढी जाने लगती हैं और कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद उसकी रिप्लेसमेंट्स के लिए एक लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन जडेजा इस मामले में एक रेयर एक्सेप्शन बने हुए हैं। 2018 से 2022 के बीच अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जयंत यादव और सबसे प्रोमिनेंटली हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स को जडेजा का रोल देने की कोशिश तो की गई, लेकिन रिजल्ट इंजरीज, इनकंसिस्टेंट फॉर्म और वर्कलोड इश्यूज के चलते कोई भी प्लेयर उनकी टीम में जगह पूरी नहीं कर पाया है। जडेजा आज इतने डिपेंडेबल बन गए हैं कि उनको ड्रॉप करना तो दूर, उनकी रिप्लेसमेंट भी अभी तक इंडियन क्रिकेट नहीं ढूंढ पाई है। अब जडेजा की एज 36 हो चुकी है और जब 36 की एज तक आते आते भी बोर्ड आपके लिए कोई रिप्लेसमेंट ना ढूंढ पाए, समझ जाओ कि आप एक गोटेड प्लेयर हो। 2022 में ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर का हाईएस्ट स्कोर भी बनाया था जब उन्होंने 228 बॉल्स खेलकर श्रीलंका के अगेंस्ट 175 रन बना दिए थे। और बात सिर्फ बैटिंग तक सीमित नहीं थी, उस मैच में उन्होंने एक 5 विकेट हॉल भी लिया था और एक ही टेस्ट मैच में एक सेंचुरी और एक 5 विकेट हॉल लेने वाले वो 4th इंडियन ऑलराउंडर बन गए थे। इवन 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी जडेजा का पूरा इम्पैक्ट दिखा था, जहां उन्होंने मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के बाद उस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी। एंड अगर हम 2023 के पूरे कैलेंडर ईयर को देखें तब तो वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे, इवन शमी और बुमराह से आगे भी। लेकिन अभी तक जडेजा के करियर से जो चीज मिसिंग थी वो थी वर्ल्ड कप की ग्लोरी, और जो सिर्फ जडेजा के करियर से ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट से ही पिछले 12 सालों से मिसिंग थी। पूरा इंडियन क्रिकेट ही वर्ल्ड कप ग्लोरी की तलाश में था। लेकिन 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया तो जडेजा ने टीम के साथ मिलकर इस कमी को भी पूरा कर दिया। उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जडेजा ने इंडियन टीम के साथ जीती। इनफैक्ट विनिंग रन्स भी जडेजा ने ही मारे थे। यानी जब भी बात विक्ट्री की होगी, बात कंसिस्टेंसी की होगी तो जडेजा का नाम तो आना बनता ही है। जडेजा कितने कंसिस्टेंट है इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो कि जो उनके साथ के प्लेयर्स थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, वो सभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जडेजा अभी भी टीम के एक रिलायबल पिलर बने हुए हैं एंड ही स्टिल परफॉर्मिंग। एंड रिसेंटली कंक्लूड हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में भी जडेजा ने क्या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने न केवल इंग्लैंड में जाकर 516 रन बनाए बल्कि 7 विकेट्स भी ली। एक इंग्लिश सीरीज में 500 रन बनाना, वो भी इंग्लैंड के सॉइल पर, ऐसे बहुत कम इंडियन प्लेयर्स रहे हैं एंड ऑलराउंडर्स तो और भी कम। एंड जिस एज में लोग उनकी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं उस एज में आकर ऐसी परफॉर्मेंस देना जिस गोज ऑन टू टेल अस कि जडेजा के लिए अभी कितना क्रिकेट और बाकी है और शायद अभी हम और कितनी तगड़ी परफॉर्मेंसेज उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से तो जडेजा हैज़ टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स जो इंडियन क्रिकेट से अभी तक निकला है। आपके हिसाब से इंडिया के टॉप 3 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स कौन रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ूंगा। तो दोस्तों, मुझे पता है कि मैं काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद वीडियोस वापस बनाना शुरू कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी है यार? वीडियो पे लाइक करके कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता दो। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।